हमें जो स्टार्ट करना है, चैप्टर का नाम है मुद्रा और बैंकिंग। इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे मुद्रा क्या होती है, मुद्रा जब नहीं थी तो लोग किस तरीके से ट्रांजैक्शन करते थे, वस्तु विनिमय क्या होती है, उसकी क्या सीमाएं हैं, उसको क्यों खत्म करना पड़ गया। और उसके बाद मुद्रा आई, मुद्रा के क्या काम होते हैं, मुद्रा के कितने प्रकार होते हैं, बैंक क्या होता है, बैंक कितने तरीके का होता है, बैंक के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ये सारी की सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ये कहता है कि भाई कुछ पॉइंट आपको बता रहा है, कह रहा है जो आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले पॉइंट के अंदर ये क्या कह रहा है, कह रहा है विनिमय जो है ना, मानव जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके कारण उसकी असीमित इच्छाएं, उनकी पूर्ति वह स्वयं नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है, कह रहा है पहले तो आपको कह रहा है कि विनिमय का मतलब क्या होता है। विनिमय का जो मतलब होता है वो होता है आदान प्रदान करना, ठीक है। तो कह रहा है ह्यूमन की लाइफ में जो एक्सचेंज जो है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों है उसकी लाइफ में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि जो ह्यूमन होता है उसकी जो आवश्यकताएं जो होती है ना, वो असीमित होती है। ये हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर भी पढ़ चुके हैं कि भाई मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं और उन्हें पूरा करने वाले जो साधन होते हैं वो सीमित होते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी सारी की सारी असीमित आवश्यकताओं को खुद पूरा नहीं कर सकता। वो इनकी पूर्ति खुद नहीं कर सकता, उसको अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूसरों के ऊपर जो है वो डिपेंड रहना पड़ेगा। इसलिए और जब दूसरों से अपनी अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए, अपनी असीमित इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए जब वो दूसरों से आदान प्रदान करेगा, दूसरों से जो भी चीजें लेगा उसको हम विनिमय बोलेंगे। तो विनिमय का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है ह्यूमन की लाइफ के अंदर। फिर कह रहा है कि एक व्यक्ति का अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए औरों पर निर्भर होना आत्मनिर्भरता को जन्म देता है, क्योंकि उसकी आवश्यकताएं असीमित हैं, उसकी इच्छाएं असीमित हैं और वो अपनी सारी की सारी इच्छाओं को जो है पूरा नहीं कर सकता, उसको दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। क्योंकि उसकी आवश्यकताएं असीमित है, उसकी पूर्ति खुद नहीं कर सकता, इसलिए उसको दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ जाता है। फिर तीसरे पॉइंट में कह रहा है कि जब आवश्यकताओं में अधिक विविधता नहीं पाई जाती तो वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के रूप में विनिमय कर लिया जाता है। परंतु जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ी, यह असंभव होने लगा और मुद्रा का जन्म हुआ। इसका मतलब क्या होता है, देखिए क्या बोला इसने, कि जब आवश्यकताओं में अधिक विविधता नहीं पाई जाती थी तो वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के रूप में विनिमय कर लिया जाता था। मतलब कि जब मनुष्य की आवश्यकताएं जो है इतनी ज्यादा असीमित नहीं थी, जब मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित थी, लिमिटेड थी, तो बंदा क्या कर लेता था, वस्तुओं से वस्तुओं का प्रत्यक्ष अदला बदली कर लेता था, जिसको वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं जो है बढ़ी, तो भाई अब जो है वस्तुओं का वस्तुओं से प्रत्यक्ष लेना देना जो है वो अब संभव बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से जिसकी वजह से मुद्रा का जो है जन्म हुआ। उसके बाद कह रहा है लास्ट पॉइंट में कि नोट और सिक्कों के अतिरिक्त ऋण मुद्रा का भी सर्जन होने लगा। वर्तमान युग तो मुद्रा कार्ड के रूप में प्लास्टिक मुद्रा का युग बन गया है। मतलब कि आज हमारे पास प्लास्टिक मुद्रा कौन सी होती है, लाइक डेबिट कार्ड कह सकते हो, क्रेडिट कार्ड कह सकते हो, जो बैंक से हमको एटीएम वगैरह मिलते हैं, वो प्लास्टिक मुद्रा का जो है वो प्लास्टिक मुद्रा का एग्जाम्पल कहते हैं। तो मुद्रा कई सारे तरीके की होती है, अभी हम ये सारे के सारे टाइप पढ़ेंगे। तो कह रहा है भाई आज के टाइम में केवल नोट और सिक्के ही नहीं है मनी के अंदर, के केवल नोट और सिक्के, इसके अलावा भी आज के टाइम में, आज की जनरेशन में मुद्रा के कई सारे टाइप जो हैं और क्रिएट होने लगे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। जब लोगों की आवश्यकताएं सीमित हुआ करती थी तो लोग अपनी सीमित आवश्यकताओं को वस्तुओं से प्रत्यक्ष अदला बदली कर लेते थे, उसको वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। लेकिन इनकी आवश्यकताएं फिर धीरे धीरे बढ़ने लगी, जिसकी वजह से ऐसा कर पाना बहुत ही ज्यादा असंभव हो गया और इसको खत्म करके हम मुद्रा को लेकर आए। हमें सबसे पहला टॉपिक ये पढ़ना है कि भाई वो कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर हमको फेस करनी पड़ी और हमें इस सिस्टम को खत्म करना पड़ गया। वस्तु देखो क्या लिखा हुआ है, जब वस्तुओं का प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के रूप में विनिमय किया जाता है तो उसको भाई वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। लाइक एक बंदा है, इसके पास गेहूं है, और एक दूसरा बंदा है उसके पास चावल है, ठीक है। इसके पास गेहूं है, इसके पास चावल है, इसको जो है चावल चाहिए, इसको गेहूं चाहिए। तो अगर ऐसे दो व्यक्ति आपस में मिल जाते थे और अपने गेहूं वाले को चावल दे दिया, चावल वाले ने गेहूं दे दिया, तो वो जो है वस्तु विनिमय का ट्रांजैक्शन कहलाता था। लेकिन इसके टाइम पे जब वस्तु विनिमय प्रणाली चल रही थी
तो 4 तरीके की प्रॉब्लम ह्यूमन को फेस करनी पड़ गई जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली जो है वो है आवश्यकताओं का दोहरे संयोग का अभाव। सबसे मोस्ट और सबसे जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम थी वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर, जो इसकी लिमिटेशन है वो यही है कि एग्जैक्ट टाइम पे ऐसे दो व्यक्तियों को देखना। मैंने बोला इसके पास गेहूं है और इसके पास चावल है, ठीक है। एग्जैक्ट ऐसे दो व्यक्तियों को देखना, इसके पास गेहूं है इसके पास चावल है, इस बंदे को चावल चाहिए इस बंदे को गेहूं चाहिए, तो एग्जैक्ट टाइम पे ऐसे दो व्यक्तियों को देखना असंभव तो नहीं लेकिन बहुत ही ज्यादा टफ काम था। इसको कहते हैं आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती थी जिसकी वजह से वस्तु विनिमय प्रणाली को खत्म कर दिया गया। उसके बाद दूसरा जो है वो है मूल्य की सामान्य इकाई का अभाव। इसका मतलब ये है कि आज आप देखते हो आज तो हर चीज जो है मनी की टर्म में काउंट होती है। लाइक 40 रुपए लीटर दूध है, 50 रुपए किलो चावल है, 30 रुपए मीटर कपड़ा है। आज हर चीज की एक कॉमन मेजरमेंट है जिसका नाम है मुद्रा मनी। लेकिन उस टाइम पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आज मैं बोलूं जी आज मैं आपसे बोलूं कि आपके फोन की क्या वैल्यू है, आप सीधा बोल दोगे जी मेरे फोन की वैल्यू 10,000 रुपए है। लेकिन जब मुद्रा नहीं हुआ करती थी, अगर मैं उस टाइम पे आपसे पूछता कि जी लोगों के पास मान लो हाथी है, तो मैं उससे पूछूं उस टाइम पे कि आपके हाथी की क्या वैल्यू है, तो वो नहीं बता पाएगा कि मेरे हाथी की जो है इतनी वैल्यू है, क्योंकि उस टाइम पे कुछ होता ही नहीं था। अब मान लो एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति के पास हाथी है और एक व्यक्ति के पास जो है घोड़ा है, ठीक है। एक दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति के पास हाथी है और एक व्यक्ति के पास घोड़ा है। उस टाइम पे इसने इसको हाथी दे दिया, इसने इसको घोड़ा दे दिया, ठीक है। तो भाई किसको फायदा हुआ किसको नुकसान हुआ कुछ नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि मेरे को पता ही नहीं मेरे हाथी की क्या वैल्यू है और इसको भी नहीं पता मेरे घोड़े की क्या वैल्यू है। तो उस टाइम पे एक कॉमन मेजरमेंट नहीं थी, तो किसको फायदा हो रहा है किसको नुकसान हो रहा है कुछ पता नहीं चलता था। सब ऐसे ही सिस्टम चलता था। और तीसरी क्या प्रॉब्लम आती थी, भविष्य में किए जाने वाले भुगतानों की प्रणाली का अभाव। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ मान लीजिए आप हो, ठीक है, आप हो, ठीक है, और मैं हूं। तो आपने क्या किया, आपने जो है मुझे अपना फोन बेच दिया, कितने का 5,000 रुपए का। लेकिन मैंने बोला जी मैं आपको अभी पैसे नहीं दूंगा, मैं आपको जो पैसे हैं 1 महीने बाद दूंगा, 1 महीने बाद मैं आपको पैसे दे दूंगा। आपने बोला जी ठीक है 1 महीने बाद आप मुझे पैसे दे दीजिएगा। तो आप यहाँ पे श्योर हो क्या कि आपको 1 महीने बाद क्या मिलने वाला है? पहली बात तो पैसे, और कितने मिलने वाले हैं आपको ये भी पता है कि 5,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन ये तो तब है ना जब मुद्रा है, जब मुद्रा नहीं हुआ करती थी तो लोग उधार नहीं देते थे। अभी तो आपने मुझे उधार में फोन बेच दिया, क्यों? क्योंकि आप इस बात पे श्योर हो कि मैं आपको 1 महीने बाद मुद्रा दूंगा, और कितनी दूंगा ये भी आपको पता है। लेकिन जब मुद्रा नहीं थी तो लोग उधार नहीं देते थे। जैसे कि आपने मान लो मुझे हाथी बेच दिया, ठीक है, अब मैं आपको बदले में क्या दूंगा मुझे नहीं पता ना आपको पता। और मैं जो आपको दूंगा वो चीज आपको चाहिए या नहीं चाहिए ये भी नहीं पता कंफर्म, आप उस पर एक्सेप्टेंस दोगे या नहीं दोगे। तो उस टाइम पे लोग उधार भी नहीं देते थे। लेकिन आज लोग उधार देने से डरते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है उन्हें क्या मिलने वाला है फ्यूचर के अंदर। तो भविष्य में किए जाने वाले भुगतानों की प्रणाली का भाव का मतलब है कि लोग उस टाइम पे भाई उधार नहीं देते थे। और लास्ट जो इसके अंदर है वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर मूल्य संचय प्रणाली का अभाव। इसका मतलब क्या है कि भाई जो वस्तुएं होती है ना उसको हम लॉन्ग टर्म तक स्टोर करके नहीं रख सकते, क्योंकि वो खराब हो जाती हैं। जैसे कि दूध ब्रेड अंडे, इसको आप कितने दिन रख लोगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उसके बाद तो खराब हो जाएंगी। तो ये प्रॉब्लम आती थी। तो ये 4 सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी वस्तु विनिमय के अंदर, जिसकी वजह से हमें इस प्रणाली को, हमें सिस्टम को खत्म करना पड़ गया। और उसके बाद किसका जन्म हुआ? उसके बाद जन्म हुआ मुद्रा का। मुद्रा के सबसे पहले हम मीनिंग की बात करते हैं। यहाँ पे 2 डेफिनेशन लिखी हुई है। कह रहे जी मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। इसके अनुसार कोई भी वस्तु जो मुद्रा का कार्य संपन्न करे वह मुद्रा कहलाती है। मुद्रा के क्या कार्य होते हैं वो भी हम आगे बात करेंगे। कोई भी ऐसी वस्तु जो मुद्रा के जितने भी कार्य होते हैं वो कर दे, वो मुद्रा कहलाती है। आपको ध्यान रखना है डेफिनेशन किसने बोली है, ठीक है। इनका नाम है वॉल्कर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कई बार एग्जाम में आ जाती है कि ये किसने बोली है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, तो ये आपको ध्यान रखना है। हर वो वस्तु जो मुद्रा का कार्य कर दे वो भाई मुद्रा कहलाती है। उसके बाद है उसके बाद है दूसरी डेफिनेशन
कह रहा है प्रोफेसर काउथर ने यहाँ पे क्या बोला है कि कोई भी वस्तु जो सामान्यतः विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है और साथ ही मूल्य का मापन मूल्य संचय का कार्य करती है, मुद्रा के रूप में परिभाषित की जा सकती है। यहाँ पे इसने जो भी टर्म्स लिखी हैं वो मुद्रा के कार्य लिखे हैं। कह रहा है कोई भी वस्तु, ये भी वही बात कह रहे हैं, बस इसने यहाँ कार्य हटाकर इसने मुद्रा के कार्य लिख दिए। विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है, मूल्य का मापन और मूल्य संचय का कार्य, नया डायरेक्ट कार्य लिख दिए। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, हर वो वस्तु मुद्रा कहलाएगी जो मुद्रा का काम कर दे। तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। मुद्रा क्या काम करेगी? पहली बात, मुद्रा क्यों आई? मुद्रा इसलिए आई क्योंकि ये चार प्रॉब्लम, ये चार कठिनाइयां, ये चार सीमाएं वस्तु विनिमय प्रणाली की थी, इसको दूर करने के लिए ही तो मुद्रा आई है कि भाई ऐसे दो व्यक्तियों को देखने की जरूरत ना पड़े, हर चीज की एक कॉमन मेजरमेंट हो, लोग उधार दे सके और उसको लॉन्ग टर्म तक स्टोर करके रख सके। इन चार कमियों को दूर करने के लिए मुद्रा आई है। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर इन कमियों को दूर करने के लिए मुद्रा आई है तो इसके जो कार्य होंगे वो क्या होंगे? इसके कार्य वही तो होंगे जो ये इसकी कठिनाइयां हैं वस्तु विनिमय की। इसकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए ही तो मुद्रा आई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई इसके कार्य जो है, इसके कार्य जो है क्या होते हैं। मुद्रा के कार्य के ऊपर हम बात करते हैं। मुद्रा के जितने भी कार्य होते हैं उसको हम दो जगह क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला होता है प्राथमिक कार्य और दूसरा होता है गौण कार्य, इसको आप द्वितीयक कार्य भी कह सकते हो। प्राथमिक कार्य के अंदर जो आता है वो आता है विनिमय का माध्यम। इस कार्य ने, मुद्रा के इस कार्य ने जो सबसे पहली प्रॉब्लम थी दोहरे संयोग का अभाव, इसको प्रॉपरली दूर कर दिया। कैसे? मैंने बोला एक व्यक्ति के पास गेहूं है और एक व्यक्ति के पास चावल है, ठीक है जी। मैंने बोला इस बंदे को क्या चाहिए? चावल, और इस बंदे को क्या चाहिए? गेहूं। ऐसे दो व्यक्तियों को आपने को देखना पड़ता था एग्जैक्ट। लेकिन अब जब से मुद्रा आई है तो ऐसे दो व्यक्तियों को देखने की जरूरत ही नहीं है कि जिसको मुद्रा चाहिए हो। भले ही एक व्यक्ति गेहूं के बदले में चावल लेने के लिए तैयार है या नहीं है, पर वो गेहूं के बदले में पैसा लेने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। ऐसा व्यक्ति देखने की जरूरत ही नहीं है कि जिसको पैसा चाहिए हो, क्योंकि पैसे से हम जो चाहे जब चाहे जहां चाहे बाय कर सकते हैं, इसलिए कोई भी बंदा पैसे लेने के लिए मना नहीं करता है। तो पहली प्रॉब्लम दूर ही हो गई कि ऐसे व्यक्तियों को देखना ही नहीं पड़ता कि जिसको पैसा चाहिए हो। तो इसको कहते हैं विनिमय का माध्यम। दूसरा जो इसका कार्य होता है वो है मूल्य की इकाई या मूल्य का मापदंड। इसका मतलब क्या होता है? मैंने ऊपर आपको बोला कि भाई उस टाइम पे ना कॉमन मेजरमेंट नहीं थी। उस टाइम पे एक कॉमन मेजरमेंट नहीं थी, तो किसको फायदा हो रहा है किसको नुकसान हो रहा है कुछ पता ही नहीं चलता था। लेकिन आज हर चीज की एक कॉमन मेजरमेंट है। आज हर चीज, जैसे 40 रुपए लीटर दूध, 50 रुपए मीटर कपड़ा, 30 रुपए किलो चावल, आज हर चीज मनी की टर्म में काउंट होती है। और इसी कार्य की वजह से जो हमारा अकाउंट्स सब्जेक्ट होता है कॉमर्स के अंदर, वो पॉसिबल हो पाया है कि किसको फायदा हुआ और किसको नुकसान हुआ, किसको प्रॉफिट हो रहा है किसको लॉस हो रहा है, 1 मिनट में पता लगा देते हैं हम। जैसे कि मैंने बोला एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है, इसके पास हाथी है, इसके पास घोड़ा है। आज मैंने बोला इसके हाथी की वैल्यू है 5 लाख, इसके घोड़े की वैल्यू है 3 लाख। इसने हाथी दे दिया, इसने घोड़ा दे दिया। 1 मिनट में मैं पता लगा दूंगा कि जिस बंदे ने घोड़ा दिया है इसको 2 लाख का फायदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि भाई मेरी वस्तु की कॉमन मेजरमेंट है। मुझे पता है ये हाथी 5 लाख का है, इसका घोड़ा 3 लाख का था, इसने इसको हाथी मिली है, इसने घोड़ा दे दिया, तो 3 लाख की चीज के बदले 5 लाख की चीज मिल गई, तो इसके तो मजे आ गए। आज मैं 1 मिनट में फायदे नुकसान का पता लगा सकता हूँ मुद्रा की वजह से। और इस फंक्शन को यूनिट्स ऑफ अकाउंट्स भी कहते हैं। इसी की वजह से हमारा अकाउंट सब्जेक्ट जो होता है कॉमर्स का वो पॉसिबल हो पाया। तो पहली जो दो प्रॉब्लम थी वस्तु विनिमय की, कौन कौन सी? ये वाली, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग और मूल्य की सामान्य इकाई, तो मुद्रा ने ये दूर कर दिए। ये दोनों प्राथमिक कार्य के अंदर आ गए। अब आती है बात द्वितीय कार्य की या गौण कार्य भी कह सकते हो। पहला क्या है? स्थगित या भविष्य भुगतानों का मान। तीसरी प्रॉब्लम क्या थी इसकी? कि लोग उस टाइम पे उधार नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में क्या मिलने वाला है उसको वो चीज चाहिए या नहीं चाहिए, वो एक्सेप्टेंस देगा या नहीं देगा कुछ पता ही नहीं था। लेकिन आज लोग जो है उधार देने से नहीं डरते। क्यों? जैसे मैंने बोला आप हो, आपने मुझे अपना फोन बेच दिया आज 5,000 रुपए का। आपने मुझे अपना फोन बेच दिया 5,000 रुपए का और मैं आपसे कह रहा हूँ जी 1 महीने बाद पैसे दूंगा। आपने बोला ठीक है 1 महीने बाद दे देना। क्यों? अभी आप जो है, अभी आप श्योर हो
कि आपको एक महीने बाद क्या मिलेगा, मुद्रा मिलेगी, और कुछ चीज नहीं मिलेगी कि मैं आपको चप्पल दे रहा हूँ, आपको कपड़े दे रहा हूँ, नहीं, आप श्योर हो आपको जो है मुद्रा मिलेगी, और कितनी मिलेगी इस पे भी श्योर हो, 5,000 रुपए मिलेंगे। तो इसी वजह से आज बंदे उधार देने से नहीं डरते। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं भविष्य भुगतानों का मान या स्थगित भुगतान का मान। मुद्रा ने इस कार्य को दूर ही कर दिया। आज बैंक हमको क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, एक होता है डेबिट कार्ड, एक होता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है बैंक हमको क्रेडिट कार्ड देता है, हर कार्ड की लिमिट होती है अलग अलग, किसी की 30,000, किसी की 40,000, किसी की 50,000। तो हम उस लिमिट तक एक महीने तक शॉपिंग कर सकते हैं, घूमो फिरे खर्च कर सकते हैं एक महीने तक, जितनी मेरी कार्ड की लिमिट है, और उस चीज की पेमेंट मुझे एक महीने बाद करनी पड़ती है। तो ये बढ़िया मजे हैं भाई, मेरे को अगर कार्ड मिला, मेरे कार्ड की लिमिट 50,000 है, मतलब मैं एक महीने तक 50,000 रुपए खर्च कर सकता हूँ, और वो पैसे मुझे अगले महीने देने होंगे। तो और क्या मजे हैं जिंदगी के। तो बढ़िया चीज है ये। तो ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया, मुद्रा की वजह से पॉसिबल हो पाया। और लास्ट क्या है, मूल्य का संचय। भाई मैंने ऊपर बोला कि भाई मैंने ऊपर बोला वस्तुओं को हम लॉन्ग टर्म तक स्टोर करके नहीं रख सकते थे, क्योंकि वो खराब हो जाती हैं, उनके मूल्य में अंतर आ जाता है, दूध ब्रेड अंडे ये सारी चीजें। लेकिन मुद्रा एक ऐसी चीज है, मुद्रा एक ऐसी चीज है जिसको हम लॉन्ग टर्म तक स्टोर करके रख सकते हैं। मुद्रा की वैल्यू कभी भी अपरिवर्तित नहीं रहती। अगर मेरे पास आज 2,000 रुपए का नोट है, मैं उसको आज भी उसकी वैल्यू 2,000 रुपए है, 5 साल बाद भी उसकी वैल्यू 2,000 रुपए रहेगी, 10 साल बाद भी उसकी वैल्यू जो है 2,000 रुपए ही रहेगी। मुद्रा की जो वैल्यू है वो अपरिवर्तित रहती है। ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। तो इसने कौन से इस वाले फंक्शन ने, मुद्रा के इस वाले फंक्शन ने किस कठिनाई को दूर कर दिया, इस वाली कठिनाई को दूर कर दिया कि वस्तु को हम लॉन्ग टर्म तक स्टोर करके नहीं रख सकते थे, लेकिन भाई मुद्रा को जो है हम लॉन्ग टर्म तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो भाई मुद्रा जो आई है, मुद्रा के आने से मुद्रा क्या काम कर रही है, मुद्रा वही काम कर रही है, मुद्रा वही काम कर रही है जो वस्तु विनिमय की कठिनाइयां थी, क्योंकि भाई उसी को दूर करने के लिए तो मुद्रा आई है। वरना मुद्रा जो है, वरना मुद्रा जो है क्यों आती, वरना मुद्रा जो है आती ही नहीं। अच्छा, अब आती है बात, ये तो हो गई मुद्रा क्या होती है और मुद्रा के जो है कितने कार्य होते हैं। अब आती है बात, मुद्रा जो है वो कितने तरीके की होती है। मुद्रा देखिए कई सारे तरीके की होती है, लेकिन हमें कौन सी मुद्रा पढ़नी है, हमें फिलहाल 4-5 तरीके की मुद्राएं पढ़नी है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली जो होती है मुद्रा, इसको हम कहते हैं आदेश मुद्रा। आदेश मुद्रा जो है, आदेश मुद्रा जो है ये कौन सी मुद्रा होती है, आप बोलेंगे कि वो मुद्रा जो सरकार के आदेश पर प्रचलन में लाई जाती है उसको आदेश मुद्रा कहते हैं। मतलब कि जिस मुद्रा को सरकार ने बोल दिया कि जी ये मुद्रा है, आप इससे ट्रांजैक्शन कर सकते हो, तो वो जो है वो कौन सी मुद्रा कहलाएगी, वो आदेश मुद्रा का जो है एग्जाम्पल कहलाएगी। अगर मोदी ये बोल दे कि जी ये फोन वस्तु है, आप इससे ट्रांजैक्शन कर सकते हो, तो जी वो मुद्रा बन जाएगी। जिस भी चीज को सरकार ने बोल दिया ये मुद्रा है, तो वो मुद्रा है, हम उससे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मोदी ने ये बोल दिया कि भाई और बहनों आज रात 12 बजे से 500 हर 1,000 के नोट मुद्रा नहीं रहेंगे, तो वो कानूनी मुद्रा नहीं है। अब वो आदेश मुद्रा का एग्जाम्पल नहीं कहलाएगी, क्योंकि सरकार ने उसको मना कर दिया। जिस मुद्रा को सरकार कह रही है इससे कर सकते हो, वो आदेश मुद्रा है। जिसको सरकार ने मना कर दिया कि 500 1,000 के नोट बंद, अब ये एक्सेप्टेबल नहीं है, अब आप इससे ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, तो भाई नहीं कर सकते, वो आदेश मुद्रा नहीं कहलाएगी। जिसको सरकार ने बोला वो आदेश मुद्रा है। और न्यास मुद्रा कौन सी होती है, न्यास मुद्रा वो मुद्रा होती है, आपको ये ध्यान रखना है, न्यास मुद्रा के अंदर जिसको लोग एक दूसरे के ट्रस्ट पर, जिसको लोग एक दूसरे के विश्वास पर क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उसको न्यास मुद्रा कहते हैं। सरकार ने नहीं बोला इसको कि भाई आप इससे ट्रांजैक्शन कर सकते हो, लोग इसको एक दूसरे के ट्रस्ट पे, विश्वास पे एक्सेप्ट करते हैं। एक नंबर का कौन सा क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी मुद्रा है जिसको लोग एक दूसरे के ट्रस्ट पर, विश्वास पर जो है एक्सेप्ट करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है न्यास मुद्रा। और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है चेक। चेक जो है वो ट्रस्ट ऐसी मुद्रा है जो न्यास मुद्रा का एग्जाम्पल है। क्यों, सरकार ने नहीं बोला कि जी आप इससे ट्रांजेक्शन कर सकते हो। जैसे मान लो आपने मैंने आपसे 5,000 रुपए का फोन खरीद लिया, अब मैं अगर आपको पेमेंट चेक द्वारा दूं 5,000 रुपए की, ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है
आप चेक लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते? अगर आपने मना कर दिया कि नहीं जी रोहित जी मेरे को तो कैश दे दो 5,000 रुपए, ये चेक वेक का लफड़ा मेरे को नहीं पालना, मुझे कैश, मुझे चाहिए कैश, ये चेक मुझे नहीं चाहिए। लोग क्यों मना करते हैं चेक लेने से? क्योंकि बेटा चेक जो है वो बाउंस हो सकता है। अगर मेरे अकाउंट में पैसे नहीं हुए, आप बैंक जाओगे और मेरे अकाउंट, आप तो खुश हो गए कि मैंने पैसे दे दिए 5,000 रुपए, लेकिन ये चेक जब तक क्लियर नहीं होगा, जब तक मेरे अकाउंट में पैसे ही नहीं है तब तक ये क्लियर नहीं होगा। तो इसके बाउंस होने के चेक, बाउंस होने के चांसेस जो है, बाउंस होने के चांसेस जो है वो बहुत ही ज्यादा रहते हैं। इस वजह से लोग चेक लेने से मना कर सकते हैं। तो लोग तो बस एक दूसरे के ट्रस्ट पे एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको चेक दिया, आपने चलो वो ले लिया, आपने किस उस पे लिया, अब मैंने जो आपको चेक दिया है आप अपने बैंक में लेके जाओगे, ठीक है? अगर मेरे अकाउंट में पैसे होंगे तो आपका चेक क्लियर हो जाएगा, और अगर मेरे अकाउंट में पैसे नहीं होंगे तो चेक क्लियर नहीं होगा, आपको पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि पैसे तो मेरे अकाउंट से कटेंगे ना। जब मेरे अकाउंट में ही पैसे नहीं है तो आपके अकाउंट में कैसे आएंगे पैसे? तो आपने तो ट्रस्ट पे एक्सेप्ट किया था कि चल ले लेती हूँ, होंगे इसके अकाउंट में पैसे, लेकिन पता चला मेरे अकाउंट में पैसे ही नहीं थे, तो फिर हो गया, चेक बाउंस हो गया। इस वजह से ये जो मुद्रा है चेक, इसको न्यास मुद्रा कहते हैं, क्योंकि लोग इसको एक दूसरे के ट्रस्ट पे एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा जी, अब आती है बात दूसरी मुद्रा, इसका नाम है पूर्णकाय मुद्रा और दूसरी है साख मुद्रा। पहले हम बात करते हैं पूर्णकाय मुद्रा पे, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। फुल बॉडीड मनी इसको कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? अभी करंट में कोई भी मुद्रा पूर्णकाय मुद्रा का एग्जाम्पल नहीं है। ये मुद्रा होती कौन सी है? जैसे मान ले 5 रुपए का सिक्का है, ठीक है? इस पे कितनी वैल्यू प्रिंट हुई हुई है? इस पे वैल्यू जो प्रिंट हुई हुई है वो हुई हुई है 5 रुपए। एक होती है प्रिंट वैल्यू और एक होती है मेटल वैल्यू। मेटल वैल्यू का मतलब ये जो 5 रुपए का सिक्का है, इसके अंदर जो धातु लगी हुई है वो कितने रुपए की लगी हुई है? अगर इसके अंदर जो धातु है वो भी 5 रुपए की लगी हुई है, और इसकी जो प्रिंट वैल्यू है वो भी 5 रुपए है, अगर दोनों बराबर है, मतलब कि व्हेन प्रिंट वैल्यू इज इक्वल टू मेटल वैल्यू, इट्स कॉल्ड फुल बॉडीड मनी। उसको पूर्णकाय मुद्रा बोलते हैं, जिसका धातु का मूल्य और जितने रुपए उस पर प्रिंट हुए हैं जब दोनों आपस में बराबर होते हैं तो उसको जो है पूर्णकाय मुद्रा कहते हैं। अभी रनिंग में कोई भी मुद्रा, चाहे नोट हो या सिक्का हो, इसका एग्जाम्पल नहीं है। अब पूर्णकाय मुद्रा नहीं चलती है, अब जो है ये अंग्रेजों के टाइम पे चलते थे। अब कौन सी चलती है? अब चलती है साख मुद्रा। साख मुद्रा कौन सी होती है? जैसे कि अगर ये 5 रुपए का सिक्का है तो इस पे प्रिंट कितने हुए हुए हैं? इस पे जो प्रिंट हुए हुए हैं वो हुए हुए हैं 5 रुपए, बट इसके अंदर जो धातु लगी हुई है ना, जो मेटल लगा हुआ है, वो 5 रुपए का नहीं लगा हुआ, वो लगा हुआ है केवल 3 से 4 रुपए का। मतलब कि अगर कोई बंदा इसको पिघला दे तो पिघला कर इसमें से जो मेटल निकलेगा, जो धातु निकलेगी, केवल 3 से 4 रुपए की निकलेगी। जब आपकी प्रिंट वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन होती है मेटल वैल्यू से, धातु की वैल्यू से, तो वो साख मुद्रा का एग्जाम्पल कहलाती है। तो क्वेश्चन है क्या इसमें सिक्के ही आते हैं, नोट नहीं आते क्या? इसके अंदर नोट भी आते हैं जी। अब भाई भाई ये 2,000 रुपए का नोट है, ठीक है? इस पे कितने पैसे प्रिंट हुए हुए हैं? इस पे पैसे जो प्रिंट हुए हुए हैं वो हुए हुए हैं 2,000 रुपए। तो क्या इसके अंदर जो धातु है, ये जो पेपर वगैरह है, जो जो भी जिस भी चीज से बना है, क्या ये 2,000 रुपए का आता है? बिल्कुल भी नहीं। इसके अंदर जितना भी मेटल लगा हुआ है, जो भी पेपर इसके अंदर लगा हुआ है, ये तो ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 रुपए में तैयार हो जाता है, और छपे हुए हैं 2,000 रुपए। ये भी मैंने बहुत ज्यादा बोल दिए। तो ये भी जरूरी नहीं है सिक्का ही इसका एग्जाम्पल होगा। हर चीज जिसके ऊपर जितने रुपए प्रिंट हुए हुए हैं उसको बनाने में उतना रुपए लगे ही नहीं है, वो साख मुद्रा का एग्जाम्पल कहलाती है। नोट, सारे के सारे नोट, सारे के सारे सिक्के, ठीक है, इनफैक्ट हर वो चीज कोई भी, वो भैया साख मुद्रा का एग्जाम्पल कहलाएगी। उसके बाद आता है विस्तृत मुद्रा और संकुचित मुद्रा। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, ये आपकी शायद बुक में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है? इसको कहते हैं नैरो, नैरो मनी, और इसको कहते हैं ब्रॉड मनी। ठीक है, ये आपको कब समझ में आएगा? अभी हम जब नीचे मुद्रा की पूर्ति पढ़ेंगे ये कॉन्सेप्ट आपको तब समझ में आएगा, कौन सी मनी जो है नैरो मनी होती है और कौन सी मनी ब्रॉड मनी होती है। तो इसको भी हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ते हैं उच्च शक्तिशाली मुद्रा। इसको बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझेंगे। उच्च शक्तिशाली मुद्रा जो है, उच्च शक्तिशाली मुद्रा जो है क्या होती है, आपको ये ध्यान रखना है। उच्च शक्तिशाली मुद्रा के अंदर सबसे पहली बात तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये जो है ना,
ये जो है आरबीआई की लाइबिलिटी होती है, आरबीआई की उधारी होती है। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। उच्च शक्तिशाली मुद्रा क्या है, आरबीआई की लाइबिलिटी। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, इसके अंदर नोट और सिक्के, नोट और सिक्के इसके अंदर दोनों की दोनों चीजें आती हैं। और ये जो मनी है, ये जो मनी है जनता के पास भी हो सकती है और कमर्शियल बैंक के पास भी हो सकती है। वाणिज्य बैंक जो होते हैं, कमर्शियल बैंक, उनके पास भी हो सकती है। बस आपको ये तीन चीजें ध्यान रखनी है। इसी के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, हाई पावर्ड मनी के ऊपर आपको क्या ध्यान रखना है। हाई पावर्ड मनी एक ऐसी मनी है जो कि आरबीआई की लाइबिलिटी है, आरबीआई की उधारी है। इसमें नोट और सिक्के दोनों आते हैं, और ये जो मनी है जनता और वाणिज्य बैंक, कमर्शियल बैंक, इन दोनों के पास जो है हो सकती है। उस मनी को उच्च शक्तिशाली मुद्रा कहते हैं। और इसका जो नाम है, और ऑल्टरनेटिव, इसको आप बेस मनी भी कह सकते हो। बेस मनी भी जो है इसी का एग्जांपल है, या मॉनेटरी बेस, मॉनेटरी बेस जो है ये भी इसी का एग्जांपल है। अच्छा जी, अब आती है बात, डेफिनेशन तो आने की नहीं है, ठीक है, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। और एक चीज और ध्यान रखनी है बेटा आपको, कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है H=C+R, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। H बोले तो हाई पावर्ड मनी, C का मतलब क्या है, C का मतलब है जनता के पास करेंसी, ठीक है। C का मतलब है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, जनता के पास जो है, जनता के पास जो है जितना भी पैसा है, ठीक है। और आर क्या है, आर का मतलब है रिजर्व, ठीक है। कौन सा रिजर्व, जो कमर्शियल बैंकों के रिजर्व है, कमर्शियल बैंकों के रिजर्व, ये आर का मतलब है। बस इतना आपको ध्यान रखना है, चार चीजें। इसकी इक्वेशन H=C+R। दूसरा, इसमें नोट और सिक्के दोनों आते हैं। तीसरा, ये आरबीआई की लाइबिलिटी होती है। और चौथा जो है क्या कहते हैं, तीन पॉइंट मैंने आपको पहले बताए थे, और चौथा आपको जो है ये ध्यान रखना है, और इसका नाम मॉनेटरी बेस, या मॉनेटरी बेस, या बेस मनी, इसके और भी नाम है। ये आपको ध्यान रखना है हाई पावर्ड मनी के अंदर। लास्ट जो इसके अंदर टॉपिक है वो है आपका, हमने क्या क्या पढ़ लिया, मुद्रा के कार्य पढ़ लिए, मुद्रा के कार्य पढ़े, मुद्रा के प्रकार पढ़े, वस्तु विनिमय क्या होता है, वस्तु विनिमय की कठिनाइयां क्या होती हैं, ये सारी की सारी चीजें आपने पढ़ी। अभी बेटा जो आपको ये ध्यान रखना है, अभी जो जितना भी सीबीएसई ने एक एडिशनल भी एक पेपर लॉन्च किया था, ठीक है, अभी परसों ही तरसों, तो उसके अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपके पास टीआर जैन की बुक है, तो उसके जब चैप्टर के पीछे आप देखेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको दे रखी है। बट हमारे ये नहीं कह सकते हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, सिलेबस के अंदर है। अगर आप मुद्रा वाला चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको उसको इतना तो पता होना चाहिए आपको, ये थोड़ा आगे ग्रेजुएशन लेवल का है। तो यहाँ पे एक टॉपिक लिखा हुआ है जिसका नाम है मुद्रा की मांग। मुद्रा की मांग का मतलब क्या होता है, मुद्रा की मांग का मतलब होता है बेटा डिमांड फॉर मनी, ठीक है। लोग जो है पैसे की मांग क्यों करते हैं, मतलब डिमांड फॉर मनी का मतलब ये है कि आप इसको सिर्फ सरल में इतना समझिए कि लोग अपने पास पैसा क्यों रखना चाहते हैं, कैश इन हैंड, लोग अपने पास हाथ में पैसा क्यों रखना चाहते हैं। मतलब ना तो बैंक में रखना चाहते, ना बैंक में रखना चाहते, ना कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते, कुछ नहीं करना चाहते, लोग अपने पास घर में कैश इन हैंड, अपनी जेब में, अपने पर्स में क्यों रखना चाहते हैं कि मेरे पास होना चाहिए, उसको कहते हैं डिमांड फॉर मनी। तो एक इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम है किन्स, उन्होंने बताया है कि लोग ना तीन पर्पज से, लोग जो है तीन पर्पज से मुद्रा की जो है, मुद्रा की मांग करते हैं, ठीक है। बस ये आपको ध्यान रखना है। पहला करते हैं सौदों के लिए, सौदों के लिए, अब भाई घर घर में रहते हैं तो डेली का दूध, ब्रेड, अंडे, चाय, पानी, खदाना, खाना पीना कहाँ से आएगा, जब कैश ही नहीं होगा आपके पास। तो दूध रोज का डेली का खर्चा होता है घर को चलाने के लिए, इसके लिए चाहिए आपको। दूसरा उन्होंने बोला सत्कर्ता के लिए मुद्रा की मांग। सत्कर्ता मतलब कि लाइक कोई इमरजेंसी आ गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल हो गया, एजुकेशन पर्पस के लिए, मैरिज पर्पस के लिए, कोई किसी का बर्थडे है, जन्मदिन है, पैसे की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। घर में किसी का भी, किसी के साथ मिस हैपनिंग हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कि किसी की पढ़ाई चल रही है, ठीक है, या किसी का बर्थडे आ गया, कुछ भी है, उसको कहते हैं सत्कर्ता का उद्देश्य, इमरजेंसी की सिचुएशन। और तीसरा जो है उन्होंने बोला सट्टे के लिए मुद्रा की मांग, सट्टा खेलने के लिए, सट्टा खेलने के लिए लोग जो है मुद्रा की मांग करते हैं। तो बस आपको ये पता होना चाहिए मुद्रा की मांग क्या है, कि लोग अपने पास पैसा क्यों रखना चाहते हैं, लोग अपने पास पैसों की डिमांड क्यों करते हैं। एक इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम है किन्स, उन्होंने लोग मुद्रा की मांग क्यों करते हैं, उन्होंने जो है तीन पर्पस बताए हैं।
सौदे के लिए, डेली के जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, दूध ब्रेड अंडा चाय ये खरीदने के लिए, सत्कर्ता कोई इमरजेंसी आ गई, कुछ मिसहैपनिंग हो गई, और सट्टा खेलने के लिए। इसके ऊपर जो एडिशनल सैंपल पेपर है उसका क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आती है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की। एक टर्म है जहाँ पे यूज किया गया है मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की पूर्ति जो है ये क्या होती है, देखिए क्या लिखा हुआ है कि मुद्रा की पूर्ति का मतलब है एक निश्चित समय पर देश में लोगों के पास कुल मुद्रा के स्टॉक से है, मतलब कि एक निश्चित समय पर एट अ पर्टिकुलर टाइम, एक एग्जैक्ट डेट पर लोगों के पास जितना भी पैसा होता है उसको जो है मुद्रा की पूर्ति कहते हैं। और आपको ये ध्यान पता होना चाहिए, दो टर्म होती हैं, एक होती है स्टॉक, एक होता है फ्लो। जिस भी चीज को हम एक एग्जैक्ट डेट पर मेजर करते हैं उसको स्टॉक कहते हैं, और जिस भी चीज को हम एक एग्जैक्ट डेट पर मेजर नहीं करते हैं उसको प्रवाह कहते हैं। तो उसने बोला भाई इसको तो हम एक निश्चित समय पर मेजर करते हैं, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, एक नंबर का क्वेश्चन एमसीक्यू इसी पे बनता है। ये एक स्टॉक अवधारणा है। वो आपसे बोलेगा मुद्रा की पूर्ति क्या है, ए में लिख देगा स्टॉक अवधारणा, बी में लिख देगा प्रवाह अवधारणा, सी में लिख देगा ए और बी दोनों, और डी में लिख देगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है ये एक स्टॉक अवधारणा है। स्टॉक अवधारणा किसको कहते हैं, जिस भी चीज को हम एक एग्जैक्ट डेट पर मेजर करते हैं वो स्टॉक अवधारणा कहलाती है। अब देखिए इसके नाम से क्या पता चल रहा है, उसने बोला एक पर्टिकुलर टाइम पर देश में लोगों के पास, यहाँ पे क्या बोला, एक देश के अंदर जो लोग हैं उनके पास जितना भी पैसा है, नोट सिक्के सब लोगों के पास बोला है उसने, उसको मुद्रा की पूर्ति कहते हैं। इसके नाम और इसके काम दोनों अलग अलग हैं। इसके नाम से तो ये पता चल रहा है मुद्रा की पूर्ति के पैसा कहाँ से आ रहा है, इसके नाम से तो ये पता चल रहा है, पूर्ति का मतलब होता है सप्लाई, कि पैसा कहाँ से आ रहा है, ये नहीं है इसका मतलब कि पैसा कहाँ से आ रहा है। वो वहां पे पूछेगा हु सप्लाई मनी, मुद्रा की पूर्ति कौन करता है, जब वो पूछे वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। अब देखिए यहाँ पे इसने क्या लिखा, यहाँ ध्यान देना योग्य है कि मुद्रा की पूर्ति में जो है ना केवल उस स्टॉक को शामिल किया जाता है जो सामान्य जनता के पास होता है, ना कि जो मुद्रा के उत्पादक होते हैं। ये बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखनी है आपको। क्या बोला उसने, बोला जो पैसा मुद्रा के उत्पादकों के पास है ना वो पैसा मुद्रा की पूर्ति के अंदर नहीं आएगा। क्वेश्चन ये है जी मुद्रा के उत्पादक कौन होते हैं, कह रहा है जी मुद्रा के उत्पादक वो हैं जो मुद्रा की पूर्ति करते हैं, मतलब हु सप्लाई मनी। देश के अंदर पैसा जो है कौन कौन रन करता है, तीन बंदे हैं, एक तो देश की सरकार, एक आरबीआई और एक कमर्शियल बैंक। ये तीनों मुद्रा की पूर्ति करते हैं, ठीक है। देश की सरकार क्या करती है, देश की सरकार जो है 1 रुपए का नोट और सारे के सारे कॉइन देश के सरकार का वित्त मंत्रालय करता है। आरबीआई सारे के सारे नोट इशू करता है, 2 रुपए के नोट से लेकर 2000 रुपए तक का नोट। और कमर्शियल बैंक कैसे करता है, कमर्शियल बैंक तो भाई सारे हो गए, नोट हो गए, सिक्के हो गए, तो ये क्या करता है, ये मनी क्रिएशन करता है। मनी क्रिएशन का मतलब साख का, मुद्रा का जो है सर्जन करता है। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे कैसे करता है। तो ये तीन बंदे मुद्रा की पूर्ति करते हैं अर्थव्यवस्था के अंदर। तो उसने क्या बोला, एक नंबर का एमसीक्यू बेटा इसी के ऊपर आता है। उसने ये बोला है कि इन तीनों का जो पैसा है ना, देश की सरकार, केंद्रीय बैंक और वाणिज्य बैंक, इन तीनों का जो पैसा है वो मुद्रा की पूर्ति नहीं है। जनता के पास जो पैसा है वो मुद्रा की पूर्ति है। आप इनके पास जो पैसा है उसको मुद्रा की पूर्ति में काउंट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये मुद्रा के उत्पादक हैं, ये तो मुद्रा की खुद पूर्ति करते हैं। मुद्रा की जो पूर्ति कर रहा है उनका जो पैसा है वो मुद्रा की पूर्ति में काउंट नहीं होता। ये आपको ध्यान रखना है, केवल जनता का पैसा, नॉट गवर्नमेंट, नॉट आरबीआई, नॉट सीबी, ना कमर्शियल बैंक। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू क्वेश्चन इसके ऊपर ये सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुद्रा की पूर्ति की स्टॉक अवधारणा है, जिस भी चीज को एक निश्चित समय पर मापते हैं वो मुद्रा की पूर्ति कहलाती है। जैसे मैंने बोला 8 नवंबर 2016 नोटबंदी हुई थी इस दिन। मैंने बोला 8 नवंबर 2016 के 8 नवंबर 2016 को जनता के पास जो है, जनता के पास 200 करोड़ रुपए निकले। मान लो जनता के पास कितने पैसे निकले, 200 करोड़ रुपए निकले। किस दिन, 8 नवंबर 2016 को, जिस दिन डिमोनेटाइजेशन हुआ। तो बेटा ये क्या है, ये एक निश्चित समय है, एक एग्जैक्ट डेट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो
इस एग्जैक्ट डेट पे जनता के पास कितना पैसा है, 200 करोड़ रुपए। तो ये 200 करोड़ रुपए क्या कहलाएंगे, ये 200 करोड़ रुपए कहलाएंगे मुद्रा की पूर्ति। ये आपको बेटा बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझना है। अच्छा जी, अब आरबीआई ने क्या करा, भाई हम कह रहे हैं जी एक पर्टिकुलर टाइम पे जनता के पास जितना भी पैसा होता है वो मुद्रा की पूर्ति है, जनता का पैसा। तो आरबीआई ने क्या करा, मुद्रा की पूर्ति के भारत में 4 वैकल्पिक माप हैं, M1, M2, M3, M4। आरबीआई ने क्या करा, भाई जनता का जो पैसा है, अब ऐसा तो नहीं है सारा का सारा पैसा हाथ में ही होगा, हमारे घर में होगा सारा का सारा पैसा। लोग अपना पैसा भाई बैंकों में रखते हैं, किसी का अकाउंट बैंक में है, किसी का अकाउंट पोस्ट ऑफिस में है, किसी ने अपने पैसों की एफडीआर करा रखी है, बैंकों में करा रखी है, पोस्ट ऑफिसों में खरीद करा रखी है, किसी ने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, किसी ने कुछ कर रखा है, किसी ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, हर जगह है। तो भाई आप कौन से पैसों की बात कर रहे हो, जनता के हाथ वालों की बात कर रहे हो, घर में जो रखे हैं, पर्स के अंदर, पॉकेट में, तिजोरी में, अलमारी में, बैंक के अंदर जो रखे हैं, पोस्ट ऑफिस में रखे हैं, जो एफडी करा रखी है, कौन से पैसों की बात कर रहे हो आप। भाई आप कह रहे हो एक पर्टिकुलर टाइम पे जनता के पास जितना पैसा है वो है मुद्रा की पूर्ति। तो सारा पैसा जनता के पास घर में थोड़ी होता है अलमारी के अंदर, और भी तो अलग अलग जगह पे होता है जनता का पैसा। तो उसके लिए आरबीआई ने क्या करा, इसके 4 मेजरमेंट कर दिए। कौन कौन से, सबसे पहला जो मेजरमेंट होता है इसको कहते हैं M1, दूसरा जो होता है वो होता है M2, तीसरा जो होता है वो होता है M3, और चौथा जो होता है वो होता है M4। आप बेटा चारों ही ध्यान रखिएगा, कहीं आप ये मत सोचना M1 जो है वो वही मेरे सिलेबस के अंदर है। आप चारों ध्यान रखिए, अच्छी चीजें समझने के लिए ग्रेजुएशन में भी काम आएगी। और जो एग्जाम अभी जो पेपर सीबीएसई ने लॉन्च करा है एडिशनल प्रैक्टिस पेपर, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, M1 का मतलब क्या है, M1 का मतलब है जनता के पास जितना भी पैसा है, एक तो वो मांग जमाए, डिमांड डिपॉजिट इसको कहते हैं, वो पैसा जो मांगने पर कभी भी निकलवाया जा सकता है, वो मांग जमाएं कहलाती है। अभी मैं आपको जब बैंक पढ़ाऊंगा उसमें अलग अलग तरीके के अकाउंट होते हैं, वहां बताऊंगा क्या होता है। बस वो पैसा जो मांगने पर कभी भी निकलवाया जा सकता है, वो मांग जमाएं कहलाती हैं। और आरबीआई के पास जितनी भी जमाएं होती हैं, अब आरबीआई के पास बेटा सरकार का भी पैसा होता है, आरबीआई के पास कमर्शियल बैंक का भी पैसा होता है ना। अभी देखो उसने ऊपर क्या बोला कि जो मुद्रा के उत्पादक है ना, वो मुद्रा की पूर्ति के अंदर काउंट नहीं होंगे। तो मुद्रा के उत्पादक कौन है, ये 3 बंदे, सरकार, आरबीआई और कमर्शियल बैंक, ये तीनों हैं। ठीक है, तो भाई ये जो रिजर्व बैंक के पास आप जमाओं की बात कर रहे हो, ये कौन सी जमाओं की बात कर रहे हो, आपको ये ध्यान रखना है, इसके अंदर कमर्शियल बैंक की और गवर्नमेंट की, इनकी जमा की बात नहीं हो रही। क्यों, ये जो अदर डिपॉजिट है इसमें इसकी जमा की बात क्यों नहीं हो रही, क्योंकि बेटा ये मुद्रा के उत्पादक हैं, ये तो खुद मुद्रा की सप्लाई करते हैं। आरबीआई के पास इसका भी अकाउंट होता है, इसका भी अकाउंट होता है, दोनों के अकाउंट होते हैं। तो अदर डिपॉजिट में इनके पैसों की बात नहीं चल रही, अदर डिपॉजिट में बात चल रही है इसके पास दूसरे देशों की सरकारों के भी पैसे होते हैं। ठीक है, इसके पास वर्ल्ड बैंक कह सकते हो, आईएमएफ कह सकते हो, नाबार्ड कह सकते हो, और भी कई सारी ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरी सरकार है, और लोगों का पैसा, इन दोनों को छोड़कर बाकी जितना भी पैसा इसके पास है ना, वो जो है इसके अंदर काउंट होता है। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो आजकल एग्जाम में पूछी जा रही है, वो है ये यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, मांग जमाएं। ठीक है, मांग जमाएं क्या है, मांग जमाएं जो है, मैंने बोला वो पैसा जो मांगने पर कभी भी निकलवाया जा सकता है, वो मांग जमाएं कहलाती हैं। मांग जमाएं जो है ना, ये बेटा 2 तरीके की होती है, एक होती है सकल और एक होती है शुद्ध। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो सकल मांग जमाएं होती है ना, इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर आता है जनता, जनता की करेंसी। ठीक है, जनता की करेंसी में यहां लिख देता हूं, और प्लस यहाँ पे मैं एक वर्ड लिखता हूं, इसको कहते हैं इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन। इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन, सकल के अंदर ये दोनों इंक्लूड होते हैं, जनता का जितना पैसा है वो, और इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन। व्हाट इज इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन, आपको ये बोलना है वो ट्रांजेक्शन जो 2 बैंकों के बीच में होते हैं, वो इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन कहलाते हैं। वो ट्रांजेक्शन जो 2 बैंकों के बीच में होते हैं,
वो इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन कहलाते हैं। जैसे कि एक एसबीआई एक पीएनबी है, दोनों आपस में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो वो इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन है। तो भाई जो शकल होता है उसमें जनता का जो पैसा है जो मांगने पे कभी भी निकलवाया जा सकता है वो, और जो दो बैंकों के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ है वो, ये दोनों इंक्लूड हैं। लेकिन जो शुद्ध होता है, शुद्ध को निवल भी कह सकते हो आप बेटा, एक ही चीज होती है। इसके अंदर केवल जनता के, केवल जनता की जो करेंसी होती है इसमें केवल यही होता है, इसमें इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन इंक्लूड नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो मांग जमा है, क्वेश्चन आता है ये कौन सी मांग जमा है। मैं तो बोला भाई ये तो दो होती है, एक होती है सकल, एक होती है शुद्ध, तो आप कौन सी बात कर रहे हो। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये शुद्ध मांग जमाओं की बात हो रही है, शुद्ध मांग जमा है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है सकल मांग जमा की बात जो है वो नहीं हो रही है। ये बात आपको जो है, ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। M1 के बारे में तो आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए। डीडी मैंने आपको बता दिया बहुत ही अच्छे से कि ये जो है सकल क्या होता है, शुद्ध क्या होता है, ये शुद्ध है। और ओडी जो है वो क्या है, इसमें सरकार की और बैंक की जमाओं को शामिल नहीं किया जाता, कमर्शियल बैंक की। इन दोनों को छोड़कर जो आरबीआई के पास दूसरे बंदों का पैसा है, लाइक वर्ल्ड बैंक, नाबार्ड, IMF, ये वाला, इनको शामिल किया जाता है। इन दोनों का क्यों शामिल नहीं किया जाता, सरकार का और कमर्शियल बैंक का? क्योंकि भाई ये तो खुद मुद्रा की पूर्ति करते हैं, इनका पैसा थोड़ी मुद्रा की पूर्ति है, ये तो खुद मुद्रा की पूर्ति के उत्पादक है, इसलिए इसमें काउंट नहीं किया जाता। बाकी इसके सिर्फ फॉर्मूले याद रखने हैं कि M2 का फॉर्मूला क्या है, M1 के अंदर जो जो चीजें आती है वो, और हमारे जो अकाउंट होते हैं बेटा हम बैंकों में भी खुलवा सकते हैं, और जो पोस्ट ऑफिस होता है वहां पे भी अकाउंट ओपन हो सकते हैं, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस के अंदर जो हमारे सेविंग अकाउंट ओपन है, अभी हम बैंक वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें मैं आपको अकाउंट बताऊंगा, सेविंग अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो इसका सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है कि इसका फॉर्मूला ये होता है, M3 का फॉर्मूला ये होता है, और M4 का फॉर्मूला जो है वो ये होता है। इनके सिर्फ फॉर्मूले याद रखने हैं, क्या होता है उसको छोड़ दीजिए, बस बस आपको इतनी चीजें ध्यान रखनी है। यहाँ पे आपके पास दो चीजें यूज हो रही है बेटा, एक होती है आवधि जमाएं और एक होती है मांग जमाएं। ये जरा ध्यान से समझ लीजिए। एक यहाँ पे जो है, एक यहाँ पे जो है ये है मांग जमा, और एक यहाँ पे जो है ये आवधि जमा। यहाँ पे ये दो वर्ड यूज हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसको कहते हैं बेटा डिमांड डिपॉजिट, और इसको कहते हैं टाइम डिपॉजिट, ठीक है। सबसे पहली बात तो मैंने बोला इसको मांगने पे कभी भी निकलवा सकते हैं, ठीक है, ये जब चाहे निकल सकती है, ये जब चाहे तब नहीं निकल सकती, ठीक है, इसको हम जब मर्जी नहीं निकलवा सकते। आप यहाँ पे लिखोगे क्योंकि इसको जब चाहे तब निकलवा सकते हैं, इसलिए ये अधिकतर, इसलिए ये जो है, इसलिए ये जो है अधिक तरल होते हैं। तरल का मतलब होता है बेटा लिक्विडिटी, इनके अंदर लिक्विडिटी ज्यादा होती है, मतलब जिस भी चीज को हम तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको कहते हैं लिक्विड। तो मैंने बोला इसको तो जब मर्जी निकलवा सकते हैं, अभी मुझे जरूरत पड़ी मैं अभी निकलवा सकता हूँ, तो ये ज्यादा तरल है। लेकिन मैंने बोला भाई इसको आप जब मर्जी नहीं निकलवा सकते, तो इसी वजह से ये जो है ये कम तरल होते हैं। अच्छा, इसको आप चेक से भी निकलवा सकते हो, इसको आप चेक से नहीं निकलवा सकते, इसको चेक से निकलवा सकते हो, इसको चेक से नहीं निकलवा सकते। इसमें क्या होता है, एक टाइम पीरियड जब होता है, एक मेच्योरिटी डेट, एक मेच्योरिटी डेट जब आती है केवल तभी निकल सकता है, उससे पहले नहीं निकल सकता। किसको, किस चीज को टाइम डिपॉजिट कहते हैं, अभी जब मैं अकाउंट के टाइप पढ़ाऊंगा तो आपको ये सारा चीजें समझ में आ जाएगा कि टाइम डिपॉजिट क्या होती है और डिमांड डिपॉजिट जो है क्या होती है। बट पहले आपको डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट क्या होती है वो मैंने आपको, उसमें डिफरेंस क्या होता है, ये आपको सारी की सारी चीजें जो है, ये आपको सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, जो कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी की सारी चीजें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारी की सारी चीजें जो है आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है याद रखनी है, ठीक है। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि इतनी बात समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है। जितना मैंने आपको बताया इसमें पूरा आपका मुद्रा वाला जो है, अभी केवल मुद्रा आपका खत्म हुआ है, ठीक है। तो अभी हम जो है मैं आपको दो तीन चीजें बता रहा हूँ जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या, सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है, पीछे जो है एक मुद्रा रह गई थी जिसका नाम है संकुचित मुद्रा या विस्तृत मुद्रा। तो आपको ये ध्यान रखना है जब हम मुद्रा की पूर्ति का, केवल जब हम इन दोनों की बात करते हैं, M1 और M2 की जब हम बात करते हैं, तो इसको हम कहते हैं संकुचित, संकुचित मुद्रा
एक तो ये आपको ध्यान रखना है। और जब हम M3 और M4 जब इसकी भी बात करने लग जाते हैं तो इसको हम कहते हैं विस्तृत मुद्रा। ये आपको ध्यान रखना है। दो चीजें तो ये ध्यान रखनी है। तीसरा आपको ये ध्यान रखना है कि भाई जब आरबीआई जो है नोट वगैरह इशू करता है तो नोट वगैरह इशू करने के लिए हमें एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है जिसका नाम है न्यूनतम न्यूनतम आरक्षित व्यवस्था। एक सिस्टम को हमको फॉलो करना पड़ता है, न्यूनतम आरक्षित व्यवस्था इसको कहते हैं। ये सिस्टम क्या कहता है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम इसका नाम है। ये सिस्टम ये कहता है भारत के अंदर जब भी नोट जारी किए जाते हैं, नोट इशू किए जाते हैं, तो इस सिस्टम को हमको फॉलो करना पड़ता है। बस आपको इस सिस्टम का नाम याद रखना है। और ये सिस्टम क्या कहता है? ये सिस्टम ये कहता है कि इस रिजर्व के अंदर 200 करोड़ रुपए तक का गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटीज मेंटेन होनी चाहिए। 115 करोड़ तो होना चाहिए गोल्ड, और बाकी की जो 85 करोड़ है उसकी होनी चाहिए हमारे पास फॉरेन सिक्योरिटी, यानी कि दूसरे देशों की प्रतिभूतियां, विदेशी प्रतिभूतियां। प्रतिभूतियों का मतलब होता है शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, ये सब होते हैं प्रतिभूतियां जिसको लोग खरीदते हैं, क्योंकि इसके बदले में ब्याज, इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये सारी की सारी चीजें मिलती हैं। तो भारत के अंदर जब भी नोट जारी किया जाता है तो कौन सी व्यवस्था को अपनाया जाता है? न्यूनतम आरक्षित व्यवस्था को अपनाया जाता है। और जो कि क्या कहता है कि भाई इसके अंदर 200 करोड़ रुपए का रिजर्व मेंटेन होना चाहिए, जिसमें से 115 करोड़ का गोल्ड और 85 करोड़ की फॉरेन सिक्योरिटीज जो है वो होनी चाहिए। तीन बातें ये ध्यान रखनी है आपको। और चौथी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि भारत की जो मौद्रिक प्रणाली है वो कैसी है। तो आपको ये ध्यान रखना है, भारत की जो मौद्रिक प्रणाली है वो है कागजी मुद्रामान। मतलब कि यहाँ पे जो करेंसी बनी हुई है वो सारी की सारी कागज की बनी हुई है। तो भारत जो है अभी वो पेपर मनी पर जो है वो भी काम कर रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, संकुचित मुद्रा, विस्तृत मुद्रा, न्यूनतम आरक्षित व्यवस्था और भारत की मौद्रिक प्रणाली। और एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको मुद्रा के टाइप बताए हैं, ठीक है, जिसमें मैंने फलानी मुद्रा, ये मुद्रा, वो आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसी के अंदर एक और मुद्रा होती है, ठीक है। एक तो होती है लिमिटेड टेंडर मनी, ठीक है। और एक होती है आपकी अनलिमिटेड टेंडर मनी। ये सब क्या होती, ये दोनों के बारे में ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। लिमिटेड टेंडर मनी और अनलिमिटेड टेंडर मनी क्या होती है? देखो, आपको बस ये ध्यान रखना है, अनलिमिटेड टेंडर मनी, अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है? असीमित। हिंदी में इसका नाम क्या है? असीमित विधिग्राह्य मुद्रा। असीमित विधिग्राह्य मुद्रा, ये इसका नाम है हिंदी में। वो मुद्रा जिसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है, जिसको आप, अगर आप किसी को भुगतान कर रहे हो, किसी को पेमेंट कर रहे हो, तो आप जितना चाहे उतना दे सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। सामने वाला बाउंडेशन नहीं लगा सकता कि मैं इसको इतनी ही लिमिट में लूंगा, तो उसको कहते हैं असीमित विधिग्राह्य मुद्रा, ठीक है। जैसे कि सारे के सारे जो नोट होते हैं ना, बेसिकली वो असीमित विधिग्राह्य मुद्रा होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा सिक्के नहीं होते, सिक्के भी होते हैं। अब जैसे लिमिटेड विधिग्राह्य मुद्रा कौन सी होती है? जिसकी एक लिमिट है कि भाई इतना ही एक्सेप्ट होगा, इससे ज्यादा एक्सेप्ट नहीं होगा। जैसे मान लो आपको किसी को 1 लाख की पेमेंट करनी है, ठीक है। अगर वो बंदा ये बोल दे, आप बोले भाई मेरे पास तो सिक्के भी हैं, तो अगर वो बंदा ये बोल दे कि भाई सिक्के हैं तो मैं ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपए तक सिक्के ले लूंगा, उससे ज्यादा नहीं लूंगा मैं। आप कह रहे हो मेरे पास तो 1-1 रुपए के सिक्के हैं, तो वो अगर वो बंदा ये बोल दे नहीं भाई 5,000 रुपए तक ले लूंगा, उससे ज्यादा नहीं। तो जब एक लिमिट लग जाए कि ये वाली मुद्रा इतने तक एक्सेप्टेबल है, उससे ज्यादा नहीं, वो लिमिटेड टेंडर मनी होती है। और जिसकी कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड, जितना चाहे उतना दे दो। आपको 1 लाख की पेमेंट करनी है, आपने 5-5 रुपए के नोट दे दिए उसको, तो वो अनलिमिटेड है। तो ऐसी मुद्रा जिसकी कोई सीमा नहीं है वो अनलिमिटेड है, और ऐसी मुद्रा जिसकी सीमा है वो लिमिटेड कहलाती है। ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। ये सारी चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर के क्वेश्चन
ये जो मैंने 6 पॉइंट आपको बताए हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन इसमें से कई सारे आए हुए हैं। ये हो गया आपका पूरा का पूरा मुद्रा। अब हम बात करते हैं इसके नीचे कह रहा है बैंक एंड बैंकिंग की परिभाषा। सबसे पहले तो ये आपको बता रहा है कि बैंक जो है क्या होता है। कह रहा है बैंक को एक ऐसी संस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो मुद्रा और साख का व्यवसाय करती है। बस ये आपको ध्यान रखना है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम मुद्रा और साख का, मतलब जिसका जो बिजनेस है वो क्या है, मनी और ऋण साख, जो इसका काम करती है, जो इसका बिजनेस करती है, वो जो है भाई बैंक कहलाती है। ठीक है, लेकिन बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा, यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है ये वाली, इसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन कंपलसरी है, एग्जाम में आता ही आता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सभी बैंक वित्तीय संस्थाएं होते हैं परंतु सभी वित्तीय संस्थाएं बैंक नहीं होते। ये बहुत ही जबरदस्त लाइन लिखी हुई है। इसके ऊपर जो है एग्जाम में क्वेश्चन जो है आता ही आता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये, जैसे कि मान लीजिए मैंने भी आपको एक एग्जांपल बताया कि जी पोस्ट ऑफिस होता है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस ले लीजिए, एलआईसी ले लीजिए। ठीक है, पोस्ट ऑफिस ले लीजिए, एलआईसी ले लीजिए और सारे के सारे कमर्शियल बैंक ले लीजिए। ठीक है, ये जो क्या है, ये सब क्या है, देखिए इसकी अगर मैं बात करूं पोस्ट ऑफिस की, पोस्ट ऑफिस क्या करता है, पोस्ट ऑफिस जनता का पैसा तो एक्सेप्ट करता है लेकिन ये लोन नहीं देता। ठीक है, जमा करता है पैसा, अकाउंट खुलवा सकते हैं हम जैसे बैंक में खुलवाते हैं, लेकिन लोन नहीं देता। एलआईसी लोन दे देता है, एलआईसी लोन दे देता है, लेकिन इसमें हम अकाउंट नहीं खुलवा सकते जैसे बैंक में खुलवा सकते हैं, या पैसे जमा नहीं होते। और जितने भी बैंक होते हैं कमर्शियल बैंक, ये पैसे जमा भी करते हैं और लोन भी देते हैं, ये दोनों काम करते हैं। तो ये सारे के सारे जो है ना, ये सारे के सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट तो हैं, ये वित्तीय संस्थाएं तो हैं। ठीक है, और इसमें से जो ये वाला है, ये वाला, केवल ये वाला, मतलब जितने भी बैंक्स होते हैं, पीएनबी, एसबीआई, कमर्शियल, जितने भी बैंक होते हैं, ये बैंक भी हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हैं, दोनों हैं ये। वो संस्था, वो ऑर्गेनाइजेशन जो ये दोनों काम करेगी वो बैंक कहलाएगी। जैसे ये दोनों की बात कर रहा हूं मैं, पोस्ट ऑफिस ये पैसे जमा तो करता है लेकिन लोन नहीं देता, वो लोन देता है तो पैसे जमा नहीं करता। ये दोनों में से एक ही काम कर रहे हैं, दोनों काम परफॉर्म नहीं कर रहे। तो ये जो है ना, ये दोनों केवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये बैंक नहीं कहला सकते। बैंक केवल वो होगा जो दोनों काम करेगा, पैसे जमा भी करेगा और लोन भी देगा। तो भाई पोस्ट ऑफिस और एलआईसी तो दोनों में से एक ही काम करते हैं, दोनों काम नहीं करते। इस वजह से ये केवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये बैंक नहीं है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि भाई सभी बैंक जो है ना, वो तो वित्तीय संस्थाएं होते हैं, लेकिन सभी वित्तीय संस्थाएं बैंक नहीं होती। सभी वित्तीय संस्थाएं बैंक क्यों नहीं होती, क्योंकि वो दोनों में से एक ही काम परफॉर्म करती हैं, दोनों काम जो है परफॉर्म नहीं करती। बैंक कई सारे तरीके के होते हैं, कमर्शियल बैंक, कृषि बैंक, भूमि विकास, औद्योगिक, सहकारी, विनिमय केंद्रीय, कई सारे तरीके के बैंक होते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में इतने सारे नहीं है, हमें तो केवल फर्स्ट और लास्ट, केवल इसके रिगार्डिंग हमको पढ़ना है कि जी कमर्शियल बैंक क्या होता है और जी सेंट्रल बैंक जो है ये क्या होता है। हमारे सिलेबस में केवल यही दोनों बैंक हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले कमर्शियल बैंक क्या होता है। भाई बैंक, ऐसा बैंक जो कि कह रहा है कमर्शियल बैंक वो वित्तीय संस्था है, एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो मुद्रा और साख में व्यापार करती है, मतलब जनता का पैसा स्वीकार भी करेगी और लोगों को ऋण देने का भी काम करेगी। कमर्शियल बैंक ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से क्या करती है, जनता से जमा स्वीकार करती है और अपने लिए लाभ का सृजन करती है। आपको ये ध्यान रखना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, कमर्शियल बैंक का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो होता है लाभ अर्जित करना, सबसे पहली और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा, इसका काम क्या है, इसके केवल दो मेन फंक्शन है, जनता से जमा स्वीकार करना और लोगों को ऋण देने का काम करती है। क्योंकि ये जनता से जमा स्वीकार भी कर रही है और ऋण देने का काम भी कर रही है, तो भाई ये बैंक भी है और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी है। क्योंकि मैंने बोला वो संस्था, वो ऑर्गेनाइजेशन जो दोनों काम परफॉर्म करेगी वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ साथ बैंक भी कहलाएगी। इस वजह से
तो इसका मेन ऑब्जेक्ट है लाभ कमाना, ये जनता से पैसा एक्सेप्ट करती है और जिसको भी लोन की जरूरत होती है उसको लोन दे देती है। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा। अगला जो टॉपिक है, कह रहा है कमर्शियल बैंक द्वारा साख निर्माण या मुद्रा का सृजन। मैंने ऊपर आपको बताया था कि मुद्रा की पूर्ति कौन कौन करता है। मैंने बोला आरबीआई करता है, बैंक करती है, कमर्शियल बैंक करते हैं, ये सब मैं नाम ले रहा था, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक कैसे मुद्रा की पूर्ति करते हैं, ये बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, पहले जो सब्जेक्टिव पेपर आता था उसमें ये पूरी प्रक्रिया आपको लिखने के लिए आती थी 6 नंबर में, लेकिन अब इसका कोई यूज नहीं है। अब क्वेश्चन जो आ रहा है वो इस फॉर्मूले के ऊपर आ रहा है। तो क्या होगा देखिए, यहाँ पे जो है क्या लिखा गया है, मुद्रा का निर्माण या साख का निर्माण एक ही चीज होती है। कह रहा है इसका मतलब ये है बैंक की उस शक्ति से है जिसके द्वारा वह प्राथमिक जमाओं का विस्तार करते हैं। बैंक द्वारा साख सर्जन की प्रक्रिया एलआरआर से विपरीत संबंध होता है। बेटा बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो लाइन लिखी गई है 1 नंबर का क्वेश्चन तो इसी के ऊपर आएगा, ठीक है। मुद्रा का निर्माण या साख का निर्माण और एलआरआर, इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, विपरीत संबंध है, विपरीत। 1 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, 1000 बारी रिपीट हो रहा है अब एग्जाम के अंदर। इन दोनों के बीच में उल्टा रिलेशन है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा गया है, इस फॉर्मूले को आपको घोल कर पी जाना है। इसका यहाँ पे फॉर्मूला लिखा गया है साख गुणक या मुद्रा गुणक भी कह सकते हो, 1/LRR। इसका मतलब ये होता है कि भाई अगर LRR मान लो 10% है तो 10% को मैं 0.10 लिख सकता हूँ। तो आंसर कितना आएगा, पॉइंट हटाऊंगा, नीचे ऊपर 2 जीरो लग जाएगी, तो आंसर आएगा 10। मान लो LRR जो है वो 20% है, तो 20% है, सॉरी यहाँ पे जो है बेटा आपका आंसर जो आएगा, अगर 10 हाँ ठीक है, अगर मान लीजिए 20% है, अगर 20% है तो आंसर कितना आएगा आपका, तो आंसर आपका आएगा 5। अगर आपका मान लीजिए LRR 50% है तो आपका आंसर कितना आएगा, तो आएगा आपका आंसर 2। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप ये देखिए कि जैसे आपकी LRR बढ़ती जा रही है ना, जैसे जैसे आपकी LRR बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मनी मल्टीप्लायर का जो आंसर है वो छोटा होता जा रहा है। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, मनी मल्टीप्लायर आपको ये बताता है कि जो कमर्शियल बैंक हैं उन्होंने कितने गुना मनी क्रिएशन करी है, कितने गुना मनी क्रिएशन करी है, ये मनी मल्टीप्लायर आपको बताता है। मतलब कि अगर मैं ये बोलूं कि कमर्शियल बैंक के पास 10,000 रुपए थे और उसने 10 लाख से 1 लाख बना दिए, तो मतलब कि 10 टाइम्स 10 गुना उसने मनी क्रिएशन कर ली। मनी मल्टीप्लायर आपको ये बताता है। और अगर आपको ये पता करना हो कितनी मनी क्रिएशन हुई है, तो आपको क्वेश्चन ऐसे दे रखा होगा, आपको ये ध्यान रखना है, एक होता है वर्ड प्राथमिक जमा, मतलब कि बंदे ने जो पैसे अकाउंट में जमा कराए उसे प्राथमिक जमा कहते हैं। मान लो 10,000 रुपए उसने जमा कराए और आपको बोला क्वेश्चन में LRR जो है वो 10% है, तो कितना टोटल कितना सर्जन हुआ उसका ये आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, 10,000 अपॉन में ये जो 10% है इसको आप क्या लिख सकते हैं, 10% को 1 जीरो से 1 जीरो, इसको आप बेटा 0.1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 1 जीरो लग जाएगी, तो आंसर कितना आएगा, 1 लाख। 1 लाख आंसर आ गया। प्राथमिक जमा कितनी थी, 10,000, और ये 1 लाख क्या आया है, 1 लाख आया है कि कितनी मुद्रा का सर्जन हो गया। मुद्रा का सर्जन कितना हो गया, 1 लाख। कमर्शियल बैंक ने 10,000 रुपए से 1 लाख रुपए बना दिए। और आपको अगर ये देखना हो कितने गुना हुआ है, तो 1/LRR, तो यहाँ पे 1/10% पुट कर दीजिए, तो 10 टाइम आंसर, 10 गुना बैंक ने मनी क्रिएशन कर ली, क्योंकि 10,000 का 1 लाख कितने गुना होता है, 10 गुना होता है। तो मनी मल्टीप्लायर आपको ये बताता है कितने गुना हुई है, और ये फॉर्मूला आपको क्या बताता है कि कितनी, अगर आपको मुद्रा में देखना हो कि 10,000 के कितने रुपए बन गए, तो नीचे वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और अगर कितने टाइम्स हुआ तो ये दोनों फॉर्मूले, ये तीनों बेटा, ये तीनों चीज आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम के ऊपर जो क्वेश्चन आ रहा है वो इसी के ऊपर आ रहा है। आपको LRR दे देगा, मनी मल्टीप्लायर पूछ सकता है, मनी मल्टीप्लायर दे देगा, LRR पूछ सकता है, प्राथमिक जमा दे देगा, LRR दे देगा, बोलेगा कितनी मुद्रा का सृजन हुआ है। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये दोनों सूत्र आपको गोल कर पी जाने हैं, क्योंकि MCQ क्वेश्चन इसके ऊपर आने ही आने हैं।
अच्छा जी, और ये भी ध्यान रखना है कि इसके बीच में उल्टा रिलेशन होता है, जितनी ज्यादा एलआरआर की वैल्यू उतना कम मनी क्रिएशन होगी, जितनी कम एलआरआर की वैल्यू उतनी ज्यादा मनी क्रिएशन होगी। तो अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो इसी के ऊपर आ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो है यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि भाई ये क्या क्या काम करता है, कमर्शियल बैंक का अर्थ व उसके कार्य, ये हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं। कमर्शियल बैंक का अर्थ ये लिखा हुआ, ये हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे कि ये एक ऐसी संस्था है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से जनता का पैसा एक्सेप्ट करती है, लोगों को ऋण देने का काम करती है और ब्याज कमाती है। इसके दो मेन काम होते हैं, जमा स्वीकार करना, ऋण देना, ठीक है, और साख का निर्माण करना। ये इसके तीन मेन काम होते हैं, बाकी आपको कुछ ध्यान नहीं रखना क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर जो है वो नहीं आ रहा है, और वैसे भी ये नहीं आता है। यहाँ पे लिखा हुआ है साख निर्माण की प्रक्रिया, किस तरीके से जो है मनी क्रिएशन होती है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए तब था, ये क्वेश्चन आपके लिए तब बनता जब कि सब्जेक्टिव पेपर आता। अभी इसका कोई यूज नहीं है, अभी जो क्वेश्चन आ रहा है वो मैंने ऊपर बता दिया कैसा क्वेश्चन आ रहा है आपको। वो प्राथमिक जमा क्या होती है, जो बंदा का पहले जमा कराए पैसे, जैसे मैं बोलूं कि आप हो, आपका जो अकाउंट है वो एसबीआई के अंदर है, ठीक है, आपने पैसे जमा करा दिए 10,000 रुपए, तो ये जो 10,000 रुपए है ये क्या कहलाएगा, प्राथमिक जमा, प्राइमरी डिपॉजिट ये कहलाएगा। और फिर आगे बैंक ने जो भी इसको लोन देके क्रिएट करेगा वो क्या कहलाएगा, द्वितीय जमा। प्राथमिक जमा के विस्तार से जो आगे मनी क्रिएशन होती है उसको द्वितीय जमा कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल में यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे आपको दे रखा है एक बंदे ने 1,000 रुपए जमा कराए, ठीक है, और यहाँ पे जो है एलआरआर जो है वो 20% की है, ठीक है, एलआरआर कितनी है, एलआरआर जो है वो 20% की है। तो बैंक क्या करेगा, 1,000 का 20% रिजर्व में रख के बाकी का जो पैसा है वो लोगों को ऋण में दे देगा, लोन में 800 रुपए, सारा नहीं देगा, कुछ पैसा रिजर्व में रखेगा और बाकी का अमाउंट लोन में दे देगा। तो जिसको भी लोन में दिया उसको कैश नहीं देगा, उसके अकाउंट में जमा कर देगा 800 रुपए, कैश में या कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होगा। फिर उसके अकाउंट में 800 रुपए जमा हो गए जिस भी बंदे को लोन दिया, फिर उसका भी 20% रिजर्व में रखेगा, बाकी का पैसा लोन में चढ़ा देगा। फिर वही बात, कैश में नहीं देगा, अकाउंट में देगा, उसके अकाउंट में जमा कर देगा। फिर ऐसे ही ये प्रोसेस चलता रहेगा इसी तरीके से, बट ये प्रोसेस अभी अभी लिखने के लिए नहीं आना है, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, तो यहाँ पे दिमाग मत लगाइए। जो ऊपर के दो सूत्र हैं बस वो आपको ध्यान रखने हैं, एग्जाम में जो है उसी के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है और मनी क्रिएशन कितनी हो रही है उसका फॉर्मूला। उसके बाद जो है उसके बाद जो है आपको ये ध्यान रखना है, ये देखिए ये दिखा है ना यहाँ पे, साख निर्माण का सूत्र कितना हुआ, प्राइमरी डिपॉजिट, जैसे कि 10,000 रुपए जमा कराए उसने, एलआरआर 10% थी तो 0.1% में लिख सकता हूँ, इसको सॉल्व करेंगे ऊपर 10 आ जाएगा तो कितना आ गया, 1,00,000 रुपए। बैंक ने 10 से 1,00,000 रुपए बना दिए, ये आपको बता रहा है, ठीक है। और चाहो तो एक फॉर्मूला और याद रखना बेटा, एलआरआर का जो फॉर्मूला होता है ये होता है सीआरआर प्लस एसएलआर। ये टर्म्स क्या होती हैं ये भी आगे आएगा, अभी हम जब के आरबीआई के ये फंक्शंस हम पढ़ेंगे। अब देखिए, अब आती है बात अब आती है बात कि केंद्रीय बैंक जो है ये क्या होता है और केंद्रीय बैंक क्या क्या काम करता है। केंद्रीय बैंक एक ऐसा बैंक है, सबसे पहली बात तो सर्वोच्च बैंक है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, 1 नंबर का क्वेश्चन तो इसी पे आ जाएगा कि ये टॉप का बैंक है, ठीक है। वो पूछता है इसमें से कौन सा बैंक सर्वोच्च बैंक है, आरबीआई। जो क्या करता है, जो कि संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करके रखता है, कंट्रोल में करके रखता है। केंद्रीय बैंक की कोई परिभाषा नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं है, इसकी परिभाषा जो ये काम करता है उसी के बिहाफ पे डिफाइन की गई है, इसको छोड़ दीजिए। ये ध्यान रखना है कि भारत का जो केंद्रीय बैंक है उसका नाम है आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, ये भारत का केंद्रीय बैंक है, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या क्या ध्यान रखना है आपको इसके बारे में, आपको ये ध्यान रखना है इसकी स्थापना 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है, नेशनलाइज हुआ ये 1949 में। अभी करंट में इसके जो गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांता दास, ठीक है, शक्तिकांता दास इसके अभी करंट में गवर्नर हैं। ये आपको ध्यान रखनी है 3 बातें, इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई है, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ है, और इसका गवर्नर जो है अभी कौन है करंट में, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। आरबीआई से पहले
आरबीआई से पहले जब हम आजाद नहीं हुए थे तो उससे पहले जो है इंपीरियल बैंक जो है काम करता था एज अ केंद्रीय बैंक। इंपीरियल बैंक की स्थापना बहुत पहले हो चुकी थी इससे पहले, जिसका नाम बदलकर 1955 में एसबीआई रख दिया गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले बैंक कौन सा था? इंपीरियल बैंक, जिसको हम अभी एसबीआई के नाम से जानते हैं, वो पहले काम करता था जो आरबीआई कर रहा है। तो आरबीआई क्या क्या काम करता है? पहली बात तो इसका काम जो है, ये देश का बैंक है, ठीक है, इसका काम लाभ कमाना नहीं है, सामाजिक कल्याण इसका काम है। नोट जारी करता है ये, इसको नोट जारी करने का एक अधिकार है। 2 रुपए के नोट से लेके 2000 रुपए तक के जो नोट है वो आरबीआई जारी करता है। सारे के सारे कॉइन और सारे के सारे कॉइन और सारे के सारे नोट जो हैं, सारे के सारे कॉइन और सारे के सारे जो 1 रुपए का नोट और सारे के सारे कॉइन, वो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। 1 रुपए का नोट और सारे सिक्के भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, और 2 रुपए के नोट से लेके 2000 रुपए तक का नोट जो है वो आरबीआई। सरकार का बैंक है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों का बैंक है। सारे सरकार के हिसाब किताब संबंधी काम निपटाता है। प्लस सरकार का तो है ही, जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं उसका भी ये बैंक है। जैसे हम लोग अपने अकाउंट खुलवाते हैं, ऐसे ही सभी कमर्शियल बैंक इसके पास अकाउंट खुलवाते हैं। कभी संकट की स्थिति आ जाती है कमर्शियल बैंकों के पास, तो उनको लोन देने का काम करता है, और जितनी भी फॉरेन करेंसी होती है उसको अपने पास रिजर्व मेंटेन करके रखता है। और देश के अंदर साख की मुद्रा का नियंत्रक है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अभी मैंने आपको बोला साख मुद्रा कमर्शियल बैंक करते हैं, तो कमर्शियल बैंक मनी क्रिएशन करते हैं कि जो जनता का पैसा उनके पास आया है, उनका एक पोर्शन अपने पास रख के बाकी पैसे कमर्शियल बैंक जो है वो लोन में चढ़ा देता है। तो भाई आरबीआई के अकॉर्डिंगली होता है ये सारी की सारी चीजें। आरबीआई जैसे चाहता है कि ज्यादा ज्यादा लोन दिया जाए लोगों को तो ज्यादा दिया जाएगा, कम दिया जाए तो कम दिया जाएगा, कंट्रोल में रख के रखता है। उसके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसका यूज करके वो ऐसा करता है। अभी हम आगे बात करते हैं कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है। बाकी समाज शोधन क्रय का कार्य करता है। इसका मतलब ये होता है कि मान लो एक एसबीआई है, एक पीएनबी है, ठीक है। एसबीआई के पास 1000 रुपए का चेक आ गया पीएनबी बैंक का, पीएनबी के पास भी आ गया एक 700 रुपए का, 700 रुपए का एसबीआई के नाम का। इसको पैसे देने हैं 1000, इसको पैसे देने हैं 700 रुपए। तो अगर इसको 1000 देने हैं, इसको 700 देने हैं, अगर एसबीआई सीधे 300 रुपए दे दे तो बात खत्म नहीं हो जाएगी? अगर डायरेक्ट ये इसको 300 रुपए दे दे तो बात खत्म हो जाएगी, इतना लंबा झगड़ा करना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन ये ऐसे कैसे होगा? इसके बीच में जो एज अ मीडिएटर काम करेगा वो है आरबीआई। आरबीआई के पास इसका भी अकाउंट है, इसका भी अकाउंट है। आरबीआई ये सेटलमेंट करता है, जिसको क्लियरिंग हाउसिंग का फंक्शन कहते हैं। अगर हम इसमें डिफरेंस की बात करें तो इसका डिफरेंस कोई ऐसा खास नहीं है, हम पढ़ चुके हैं कि भैया ये जो है एक सर्वोच्च बैंक है, ठीक है, और सब सारी पूरी बैंकिंग व्यवस्था इसके कंट्रोल में होती है, और ये तो केवल उसका एक पार्ट है कमर्शियल बैंक। इसका उद्देश्य है लाभ कमाना, कमर्शियल बैंकों का लाभ कमाना, और इसका मेन उद्देश्य लोकहित समाज की सेवा करना, ठीक है। कमर्शियल बैंक का जनता से कोई सीधा लिंक नहीं है, ठीक है, ये केवल बैंक सरकार का और कमर्शियल बैंकों का बैंक है। जनता का जो लिंक है वो है कमर्शियल बैंकों से। नोट जारी करने का अधिकार केवल कमर्शियल बैंक को है, वाणिज्य बैंकों को ऐसा कोई भी अधिकार नहीं होता है। और केंद्रीय बैंक जो है केवल एक ही होता है, एक से ज्यादा नहीं होता। कमर्शियल बैंक जो है एक देश के अंदर कई सारे हो सकते हैं। केंद्रीय बैंक हमेशा एक सरकारी संस्था होती है, जबकि बैंक एक सरकारी संस्था भी हो सकती है और गैर सरकारी भी। मतलब बैंक जो है वो प्राइवेट भी हो सकते हैं और सरकारी भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो केंद्रीय बैंक है वो तो सरकारी संस्था है। ऐसा नहीं है एक प्राइवेट केंद्रीय बैंक होगा और एक सरकारी केंद्रीय बैंक होगा, ऐसा कुछ नहीं है। केंद्रीय बैंक हमेशा सरकारी ही होगा, लेकिन कमर्शियल बैंक जो है वो सरकारी भी हो सकते हैं, वो प्राइवेट भी हो सकते हैं। अब इसने यहाँ पे काम बोला कि ये जो जो कमर्शियल बैंक जो होते हैं जो मुद्रा की पूर्ति करते हैं, कमर्शियल बैंक जो है जो मुद्रा की पूर्ति करते हैं, तो आरबीआई उसको कंट्रोल में करके रखता है। अगर आरबीआई चाहता है लोगों को ज्यादा लोन जाए तो ज्यादा जाएगा, अगर आरबीआई चाहता है कम लोन जाए तो कम जाएगा। तो उसके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कौन कौन से हैं बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है रेपो रेट।
रेपो रेट या रेपो दर एक ही चीज होती है, वह दर जिसपे केंद्रीय बैंक कमर्शियल बैंकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करते हैं वो रेपो रेट कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना है। जिस रेट पे मैंने अभी ऊपर बोला अंतिम ऋणदाता में आपको एक फंक्शन पढ़ा रहा था कि कभी कभी कमर्शियल बैंक को अगर जरूरत पड़ जाती है तो आरबीआई उसको लोन दे देता है, तो उसको रेपो रेट कहते हैं, शॉर्ट टर्म लोन जिसपे देता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आरबीआई ये चाहता है, दो तरीके की सिचुएशन होती है बेटा, एक होती है न्यून मांग, एक होती है न्यून मांग और एक होती है अधिमांग। ठीक है, न्यून मांग का मतलब है मांग कम है, तो आरबीआई चाहता है लोन ज्यादा जाए। ठीक है, और अधिमांग का मतलब होता है मांग ज्यादा है, आरबीआई चाहता है कमर्शियल बैंक जो है ये लोन वगैरह जो है ये कम दे। तो रेपो दर में वो क्या करता है, आपको ये ध्यान रखना है, मैं अभी आपको तीनों टर्म पढ़ाऊंगा, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट और मार्जिनल रिक्वायरमेंट, ये चारों आपको ध्यान रखनी है। ये बढ़ाता है कब, जब अधिमांग की सिचुएशन होती है, और ये घटाता है कब, जब न्यून मांग की सिचुएशन होती है। ध्यान रखना है, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट और मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये चारों को बढ़ा देगा कब, अगर अधिमांग की सिचुएशन है, और घटा देगा कब, जब न्यून मांग की सिचुएशन है। ये आपको ध्यान रखना है। एक नंबर का एमसीक्यू इन चारों इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कंपलसरी है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। होती क्या है ये चीजें, रेपो रेट क्या है, जिस रेट पे, रेपो रेट क्या है, जिस रेट पे आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को लोन दिया। रिवर्स रेपो रेट क्या है, वह दर जिसपे, जैसे कि कमर, अब रेपो रेट का मतलब कमर्शियल बैंक ने आरबीआई को लोन दिया, तो रिवर्स रेपो रेट का ये मतलब नहीं है कि कमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन दे रहा है। कमर्शियल बैंक कभी भी आरबीआई को लोन नहीं दे सकता। कमर्शियल बैंक जो होते हैं, मैंने बोला आरबीआई के पास उनका खाता ओपन होता है, उनका खाता ओपन होता है, तो भाई उस खाते पे जो उसको इंटरेस्ट मिलता है, जैसे हमें भी मिलता है हमारे सेविंग अकाउंट पे, ऐसे उनको भी मिलता है उनके अकाउंट पे। तो ये जो इंटरेस्ट मिल रहा है, क्यों, क्योंकि जो उसका अकाउंट ओपन है, उस अकाउंट में जो पैसे जमा हैं, जो अकाउंट ओपन है उस अकाउंट में जो पैसे जमा हैं, जैसे हमें मिलता है हमारे सेविंग अकाउंट में 2%, 2.5% का, ऐसे इनको भी मिलता है। तो उस ब्याज को कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, जो कि क्यों मिल रहा है कमर्शियल बैंक को, क्योंकि उसके पास, जो आरबीआई के पास उसका जो खाता खुला हुआ है, उसने अपने खाते में जो पैसे जमा करा रखे हैं, उस जमा के बदले में जो ब्याज मिल रहा है वो रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। अतिरिक्त फंड जो आरबीआई के पास जमा है, इस वजह से जो इंटरेस्ट मिल रहा है। सीआरआर क्या होता है, सभी कमर्शियल बैंक जो होते हैं उनके पास जितना भी पैसा आ रहा है उसका एक न्यूनतम अनुपात आरबीआई के पास जमा कराना होता है, उसको सीआरआर कहते हैं। बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है बेटा, सीआरआर बहुत इंपॉर्टेंट है। और एसएलआर वो मिनिमम रेशो जो सभी कमर्शियल बैंकों को तरल परिसंपत्तियों के रूप में अपने पास रखना मैंडेटरी होता है, वो एसएलआर होता है। वो तो आरबीआई को देना है, ठीक है, ये किसी को देना नहीं है, ये अपने पास रखना है। तरल परिसंपत्तियों का मतलब लिक्विड फॉर्म में, या तो कैश रखिए या ऐसी चीजें जिसको आप तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको कहते हैं एसएलआर। तो मैंने आपको क्या बोला, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, तीनों को बढ़ा देगा कब, जब अधिमांग की सिचुएशन है, ये ध्यान रखना है। और सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट और मार्जिन रिक्वायरमेंट, इनको घटा देगा जब न्यून मांग की सिचुएशन है। रिवर्स रेपो रेट बेटा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। रिवर्स रेपो रेट का मैंने नाम नहीं लिया, ये कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए ये क्या होता है। फिर है ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसका मतलब क्या होता है, आरबीआई जो है ये सरकार का बैंकर होता है, ठीक है, तो ये प्रतिभूतियों को खरीदता भी है और ये प्रतिभूतियों को बेचता भी है। तो आपको ये ध्यान रखना है, खरीदता कब है, जब बेटा न्यून मांग की सिचुएशन होती है, जब आरबीआई चाहता है, लोन ज्यादा जाए तो वो खरीद लेगा। और बेचता कब है, जब अधिमांग की सिचुएशन होती है, तो वो इन प्रतिभूतियों को बेचता है कमर्शियल बैंक को, जब आरबीआई चाहता है लोन जो है कम जाए। ये आपको ध्यान रखना है। प्रतिभूतियों का मतलब वही शेयर, डिवेंचर वगैरह, उसी को प्रतिभूतियां कहते हैं। ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसको लोग इसलिए खरीदते हैं क्योंकि बदले में इंटरेस्ट वगैरह मिलता है। फिर है जी बैंक रेट। बैंक रेट बिल्कुल वही है जो रेपो रेट है, बस डिफरेंस क्या है बैंक रेट और रेपो रेट में, कह रहा है जिस दर पर देश का केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को ऋण देता है, मतलब कि ये बेटा दीर्घकालीन ऋण है,
सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, ये अल्पकालीन ऋण है, यहाँ पे क्या लिखा था, अल्पकाल के लिए, ठीक है, और ये वाला जो है ये क्या है, ये दीर्घकाल के लिए। सबसे मेन डिफरेंस जो है, सबसे मेन डिफरेंस इसका यही है। मतलब कि अगर मैं बैंक रेट और रेपो रेट की अगर बात करूं, तो ये बेटा दीर्घकाल के लिए है, ये अल्पकाल के लिए है। सबसे पहला डिफरेंस, अल्प शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन। दूसरा, इसके लिए कोई सिक्योरिटी रखने की जरूरत नहीं होती, बिना जमानत के, बिना सिक्योरिटी के मिल जाते हैं। इसके लिए बेटा सिक्योरिटी रखने की जरूरत होती है। और बैंक रेट जो है ना, हमेशा ज्यादा रहती है रेपो रेट से, ये आपको ध्यान रखना है। बैंक रेट जो है हमेशा ज्यादा रहती है रेपो रेट से, और रेपो रेट जो है हमेशा ज्यादा रहेगी रिवर्स रेपो रेट से। ये आपको जो है, ये आपको जो है ध्यान रखना है। बैंक रेट इज ग्रेटर देन रेपो रेट एंड रेपो रेट इज ग्रेटर देन रिवर्स रेपो रेट। ये तीनों एक रिलेशन होते हैं, बी आर ग्रेटर देन रेपो रेट एंड रेपो रेट ग्रेटर देन रिवर्स रेपो रेट। ये तीन रिलेशन है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा जी, ये क्या, इसका भी सेम वही है जो रेपो रेट के साथ होगा। अधिमांग की सिचुएशन में बढ़ा दिया जाएगा, न्यून मांग की सिचुएशन में घटा दिया जाएगा। एंड बस यही है। और मार्जिन रिक्वायरमेंट की मैं आपको बता ही चुका हूँ, सीमांत आवश्यकता उसको कहते हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट में अधिमांग की सिचुएशन में क्या होगा, अधिमांग की सिचुएशन में बढ़ा देगा और न्यून मांग की सिचुएशन में घटा देगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मार्जिन रिक्वायरमेंट है। और एक और चाहे याद रख लीजिएगा, नैतिक दबाव। नैतिक दबाव का मतलब, इसके अंदर दो चीजें आती हैं, एक होता है उदार और एक होता है चयनात्मक। उदार का मतलब होता है सबको लोन दो। तो जब न्यून मांग होती है, जब आरबीआई चाहता है लोगों को लोन जाए, तो वो कमर्शियल बैंकों को कहता है कि भाई उदार हो जाओ, सबको लोन दो। और जब अधि मांग होती है, तो आरबीआई कहता है कमर्शियल बैंकों को कि जी सिलेक्टिवली लोन दो, चयनात्मक, सबको लोन नहीं देना, मना कर दो, लोन नहीं देना, नहीं है लोन। क्योंकि आरबीआई चाहता है कम लोन जाए, क्योंकि मांग बहुत ही ज्यादा है, सिलेक्टिवली लोन देना है। और कमर्शियल बैंकों को मानना पड़ेगा, क्योंकि वो पापा है, जो पापा बोलेंगे, जो पापा बोलेंगे वो जय जी मानना पड़ेगा सभी कमर्शियल बैंकों को। तो ये है आपका चैप्टर। इसमें हमने कमर्शियल बैंक क्या होता है, कमर्शियल बैंक के क्या काम होते हैं, कमर्शियल बैंक जो है किस तरीके से मनी क्रिएशन करता है, और सेंट्रल बैंक क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, सेंट्रल बैंक के क्या क्या काम होते हैं, और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है, कब किसको बढ़ाएगा कब किसको घटाएगा मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करने के लिए। और ये जो इसकी प्रक्रिया है साख निर्माण की, सब्जेक्टिव में काम आएगी, ऑब्जेक्टिव में अभी इसका कोई भी काम नहीं है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में वो इसके ऊपर आ रहा है। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और कितनी मनी क्रिएशन हो रही है ये आपको पता होना चाहिए, दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, ये आपको जो है पता होना चाहिए। बस इतनी बकवास आपको जो है ध्यान रखनी है।